सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज नौशकी का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो दहशत गर्दाना हमले हो रहे हैं इसके पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है, बैरूनी फंडिंग की जाती है। उन्होंने यहाँ पर खराज तहसीन भी पेश किया पाक अफवाज की कारकर्दगी पर, और उनका ये कहना था कि हम दुश्मन को जानते हैं कि दुश्मन के ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी पूरे सूबे की, उस पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि जो कुछ हो रहा है और 2013 के बाद से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है और नेशनल एक्शन प्लान जो तरतीब दिया गया था, ऑपरेशन ज़रब अज़्व और उसके बाद की सूरत हाल, अब तक हमने किया क्या और ख़ास तौर पे नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नकात थे उस पर हमने कितना अमल किया और क्या कहीं कोई कोताही हुई और ये दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं। ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म ने जिस बात का जिक्र किया कि CPEC को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश है और ऐसे वक्त पर जब मैं खुद चीन के दौरे पर था ये पीछे से हमला किया गया। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे वज़ीर आज़म के दौरे की सबसे पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके आगे हम नेशनल एक्शन प्लान पर का भी ज़रा जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो हेड बलूचिस्तान के जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार है, आपका भी बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त का। सबसे पहले जुल्फ़िकार साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म का आज का दौरा और आज उनकी मुख्तलिफ माहिदीन से मुलाकात हुई और फिर ज़ाहिर नौशकी का उन्होंने दौरा किया, जवानों से मुलाकातें की, कैसा रहा उनका ये दौरा और क्या उनकी मसरूफियात रही इस पूरे दौरे में? सुमैया देखें, ये दौरा तो उनका बड़ा ज़रूरी भी था। इससे 2 दिन पहले चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो साहब और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब भी गए, जाकर उन्होंने जवानों से ख़िताब किया, इसी तरह की एक एक्सरसाइज की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी, उनका भी जाना वहाँ जाकर उनसे उन जवानों को खिराज तहसीन पेश करना और उन शोहदा के लिए दुआ करना, हमदर्दी का इज़हार करना और इनको शाबाश देना कि आपने इसको पीछे पसपा किया इन दहशतगर्दों को, उनके हौसले जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे आपके इस एक्ट से। आपने ये किया और 15% उन्होंने अनाउंस भी किया FC और रेंजर्स के लिए, पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो हैं उनके लिए 15% उनकी सैलरीज़ में। और वहाँ जाकर उन्होंने वाज़े अल्फाज में, जो उनके अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं पूरी कौम की तरफ से आपके पास आया हूँ, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है दहशतगर्दी की इस जंग में। तो ये एक उनका मैसेज था और वो वहीं उन्होंने जाकर उनसे जो खिताब किया उसमें कुछ चीज़ों का उन्होंने बलूचिस्तान की पसमानदगी का भी जिक्र किया और कहा कि जो पहले की हुकूमतें थी उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी है। हमने बहुत ज़्यादा जो है फ़ंड, जितना फ़ंड हमने दिया है PTI की हुकूमत ने दिया, इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं दी, और बहुत ज़्यादा फ़ंड हमने दिया है। और ख़ासकर उन्होंने रोड सेक्टर का जिक्र किया, पसमानदगी का जिक्र किया, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे भी आप देखें कि पसमानदगी की बात होती है बलूचिस्तान में और उस आप कह लें कि कभी तवज्जो ना देने वाली बात है कि जब आप यहाँ डेवलपमेंट का अमल नहीं होता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी अपने दौरा चीन के दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट जो है शी के साथ जो है उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने यही कहा कि सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ हुकाम और चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो था वो कि CPEC से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बलूचिस्तान उठाएगा और CPEC जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा और बलूचिस्तान उसमें ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। तो इस तरह की बातें करने का मकसद मैं समझता हूँ कि एक बार फिर उन्होंने हाईलाइट किया बलूचिस्तान की जो कम तरक्की याफ्ता होने की वजूहात पे उन्होंने रोशनी डाली। अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो एक इक़दामात हैं वो उन्होंने बताया और साथ में यादा किया कि बलूचिस्तान को इससे ज़्यादा हम फंड करेंगे, बलूचिस्तान को इससे ज़्यादा जो है वो देंगे ताकि दूसरों सूबों के बनिस्बत बलूचिस्तान इस तरक्की की इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। इसको हम लाना चाहते हैं ये फैक्टर्स हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जुल्फ़िकार साहब, जो वज़ीर आज़म ने कहा
और हम हुकूमतें भी बलूचिस्तान के हवाले से ऐसी ही बातें करती थी। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगी। इमरान याकूब साहब, आप क्या समझते हैं कि जब दहशतगर्दी बढ़ती है और अगर किसी एक पर्टिकुलर सूबे को निशाना बनाया जाता है तो वजह वहाँ पर उस सूबे का नज़रअंदाज होना, वहाँ की महरूमियाँ, वहाँ के लोगों की गुर्बत और वहाँ पर जो उनके मामलात हैं उन पर उस तरह की तवज्जो ना देना, या फिर सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया, हमने उसके जो 20 नकात थे उनको उस तरह देखा नहीं, या फिर हम ये समझते नहीं कि जो सहूलत कार होते हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? आपके ख्याल में इन तीनों पॉइंट में सबसे बेस्ट और सबसे अहम पॉइंट कौन सा है? समझिए तीनों पॉइंट ही बड़े अहम हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अगर आप मुझे मौका दे दो मैं एलैबोरेट कर दूँ। देखिए बलूचिस्तान ही क्यों, और फिर सहूलतकार जो हैं वो क्यों यहाँ पे पैदा होते हैं, क्यों बनते हैं, क्या महरूमियों की वजह से बनते हैं या कोई और वजह है? देखिए 2-3 चीज़ें समझना पड़ेंगी सबसे पहले इस केस को समझने के लिए। पहली सबसे वजह ये कि बलूचिस्तान ही क्यों, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज तक आपने बलूचिस्तान को वो हकूक नहीं दिए जो कि आप पंजाब को, सिंध को या इवन केपी को देते रहे हैं। आपने वहाँ पे उस तरह से ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। आप सिर्फ ये समझते हैं कि आपने सिर्फ उन्हें अगर चंद नौकरियों का कोटा दे दिया तो आपने वहाँ के मसाइल हल कर लिए। ये सिर्फ कोटा दे के आप उनके मसाइल हल नहीं कर सकते। दूसरी बात, जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझें, आप उस चीज़ को समझें कि बलूचिस्तान आपका एक ऐसा सूबा है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी सरहद अफगानिस्तान से भी मिलती है और जिसकी सरहद ईरान से भी मिलती है, और समुंदर के साथ भी मिल रहा है। अब आप ये देखें कि अगर इन सारी चीज़ों का जायजा लें तो आपको नज़र आएगा कि ऐसी जगह पे पूरी दुनिया में कि जब आपकी एक सूबा ऐसा है कि उसकी सरहदें मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भी मिलती हैं, तो वहाँ पे आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है नकलो अमल की। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो वहाँ पे कोई प्रॉक्सी वार करना चाहते हों और वहाँ पे अगर उस सूबे में लोग भी पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हों तो उनके लिए ये आसान हो जाता है कि वो उनको एक्सप्लॉइट करके किसी को आज़ादी का चकमा दे के, किसी को रुपये का लालच दे के, किसी को सहूलतों की कमी का रोना रोके वो अपनी तरफ मोटिवेट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि जो मामला है वो ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई होना तो ये इस बात की गुमाजी करता है कि एक तरफ हमारे इदारे हैं और दूसरी तरफ शायद दुनिया भर के इदारे मिलके, आप देखिए आपके दुश्मन अगर अमेरिका अगर यहाँ को कार्रवाइयाँ करना चाहता है, इसराइल को करना चाहता है, इंडिया करना चाहता है। जी हाँ, दुनिया की नजरें हैं CPEC पर, हमें ये सब ध्यान में रख के ही अपना आगे का लाहेमल बनाना होगा। पॉइंट टेकन इमरान साहब, क्योंकि हुकूमत इस पर क्या कर रही है, हुकूमत इस चीज़ को किस तरह से देख रही है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान से, उनसे हम ज़रा इस पर बात करेंगे। आफ्ताब साहब, जब हमें मालूम है कि दुनिया भर की नज़रें हैं CPEC पर, दुश्मन नुकसान पहुँचाना चाहता है इस पर और हमें इस चीज़ों का इदराक भी है, फिर नेशनल एक्शन का मैं ज़रूर इस पर जिक्र कर रही हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान पर एक कमेटी बनाई गई थी जब हुकूमत में आए थे आप लोग, और इस पर जायज़ा लेने के लिए भी बात की गई। इस कमेटी को कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम तर नुकात हैं उस पर अमल दरामद कराया है, जिसमें एक बड़ा अहम नुकता था जो बलूचिस्तान के हवाले से पढ़ के मैं आपको सुना देती हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर से सियासी मफाहमत का इख्तियार दिया जाएगा, और भी बहुत सारे नुकात थे। क्या इन पर अमल दरामद ठीक से नहीं हुआ या क्या कोताहियाँ हमसे हो रही हैं? बलूचिस्तान का सूबा जिसमें सबसे बड़ा CPEC का मंसूबा है, क्या उसको हुकूमत ने नज़रअंदाज किया और अब उसके लिए क्या करेगी हुकूमत? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और इतना सिर्फ सवाल। जैसे भी एक दोस्त आपका जिक्र कर रहे थे कि बलूचिस्तान जो है वो एक सूबा नहीं है, अगर उसको आप देखा जाए तो वो एक पूरा मुल्क है। जो एक मुल्क के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं चीज़ों की, वो सारी चीज़ें उस सूबे के अंदर मौजूद हैं। जहाँ पर आपको बहुत बड़ा कोस्टल एरिया मिलेगा, जहाँ पर आपको रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, पूरे पाकिस्तान के सब के अंदर सबसे बड़ा सूबा ही रकबे के लिहाज से वो है, और जहाँ पर सरहदें भी दूसरे ममालिक से मिलती हों,
ऐसा मतलब मैं कहता हूँ सेंसिटिव इलाका है वो, कि जहाँ पर पूरी लवाजमात मौजूद है कि जी अलग एक सूबा एक मुल्क बनाने के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान ही की फ़ौज है, पाकिस्तान के ही इदारे हैं और पाकिस्तान के वो मुहिब वतन पार्टियां और लोग हैं जिन्होंने इन सारे चीज़ों के होते हुए और जितनी इंतशार वहाँ पर है, जो कि बॉर्डर क्रॉस से भी आपके पास आती हैं, पड़ोसी ममालिक से भी आपके पास आती हैं, उसके बावजूद उस मुल्क को इंटैक्ट रखा हुआ है। अब मसला यहाँ पर यह है कि मैं आपको हकीकत बताऊँ संजीदगी के साथ, कि जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, देखिए हम अपनी पार्टियां, सारी पार्टियां सियासत भी करें, उनको हक है वो हर चीज़ करें, लेकिन मुल्क के स्टेक के ऊपर ना करें, मुल्क के ऊपर ना करें, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए ना करें। हाँ, मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए आप सियासत हल करें। अब जिस तरह का बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, पिछले 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है, सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पर ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, वहाँ के अंदर लोग वज़ीर आला भी बने, वहाँ के वज़ीर आज़म भी बने, वहाँ पर भी बने, चेयरमैन भी है अभी इस वक्त सेनेट के अंदर। हर सारी अगर कोई ये कहे कि जी उनको नज़रअंदाज किया गया तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर वो समझते हैं कि उन्हें चाहिए था वहाँ के अंदर रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ इत्तफाक से इश्यूज़ के ऊपर सियासत करते, ना कि इक़्तिदार की जंग लड़ते, इक़्तिदार की खातिर कहीं आप अपना मुल्क ना खो दें। मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हमें पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर हमें अपनी सियासत का जो है वो तादाद को चेंज करना होगा, उसकी सोच को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हैं तो हमारी सियासत है, वरना हमारी कोई सियासत नहीं है। हमने ये देखा है माजी करीब के अंदर कि बहुत सारे ममालिक उसको तब्दील होना होगा कि वो कैसे होगा और वफाक की उस पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। ख़ासतौर बलूचिस्तान के हवाले से जो अपनी नज़रें वो खुली भी रखें, आँखें, और उस पर काम भी करें। पॉइंट लेकिन मैं ज़रा आखिरी सवाल करना चाहूँगी जुल्फ़िकार साहब। जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि ज़रा सियासी मौजू छिड़ गया है तो ख़बर आपसे लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाप पार्टी बड़े मुतालबात करी है वफाकी हुकूमत से और ज़ाहिर बड़ी इत्तेहादी है वहाँ बलूचिस्तान में। वो मज़ीद वजारतें मांग रहे हैं, शिपिंग की भी मांग रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की भी मांग रहे हैं, तिजारत की भी मांग रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है, क्या ब्लैकमेलिंग की तरफ आ गई है बाप पार्टी? मैं थोड़ा सा इस पे वो कट गया था, और ये जो सवाल आपका जो 20 पॉइंट्स हैं, देखें 20 पॉइंट्स में एक चीज़ उस पर पेशरफ्त नहीं हुई है। पेशरफ्त हुई है तो रुक गई है, आगे थोड़ी सी बात बढ़ी है लेकिन रुक गई है। और उसमें यह है कि नेगोशिएशन है, आपने उनको सबको लेना है, जो कोई नाराज़ बलोच हैं उनसे आपने बात करनी है। लेकिन हमेशा आड़े आ जाते हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि इस जंग में हमारा फ़ायदा है, ये जितनी लंबी कोई जंग होगी इससे फ़ायदा हमें होगा, हम जो हैं हमेशा से जो है मंजूर नज़र रहेंगे, हम जो है हमेशा जो है वो मेन उसमें रहेंगे। अगर मेरे ख्याल में इस मुल्क के मुफाद की बात की जाए तो ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, ये वायलेंस ख़त्म होना चाहिए। जो बात आपने कही ये इस वक्त बिल्कुल बात ये है कि इससे 2 दिन पहले मैं समझता हूँ कि आज बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में 3-4 बड़े वाक़यात हुए हैं, कल एक वाक़या हुआ है। इस वाक़े को देखते हुए तो आपको एक पेज पर खड़ा होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, आपने कोई मुतालबा रखना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई मुतालबा रखना था तो आप इस्लामाबाद में जाकर बैठ के उनसे बात करें, लेकिन ऐसे मौके पर जब वो फोर्सेस के साथ इज़ार यकजहती के लिए आ रहे हैं, आपने ज़ाती मुतालबात रखने का बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार साहब। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो कुछ सियासी मुलाकातों का मौसम है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और सियासी मुलाकातों का मौसम है और मुलाकातें बढ़ रही हैं और मुलाकातें हो रही हैं। पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो गए, वहाँ एक मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा, फिर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से, दोनों चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई, फिर MQM की मुलाकात हुई और फिर MQM की आज शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। तो हम इन मुलाकातों से कुछ निकलेगा या ये मुलाकातें सिर्फ हुकूमत को दिखाने के लिए हैं? क्योंकि आज शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM के पास
ज़्यादा वक्त नहीं है। अब वो ये देख लें कि उनको एक पाकिस्तानी बन के सोचना है या फिर एक हलीफ बन के सोचना है, और ये सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। उन्होंने MQM से कहा कि आज आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए उनको फैसला करना होगा। तो MQM पाकिस्तान क्या सोच रही है, इस पर ज़रा हम बात करेंगे। हमारे MQM पाकिस्तान से उसामा कादरी साहब। उसामा साहब, इत्तेहादियों की तो मुलाकातें होती हैं, चले वो तो अच्छी बात है, लेकिन आज आपने शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुई है MQM पाकिस्तान की, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, क्या मकसद था इस मुलाकात का? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुलाकातें जो है वो सियासी और जमहूरियत के हवाले से तो सियासी जमातों के दरमियान होती रहती हैं, और MQM का जो अभी गुज़िश्ता दिनों जो सिंध हुकूमत ने MQM के धरने और पर जो तशद्दुद किया था, उस पर जो है खैर सगाली के लिए MQM का मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी आया था, और उन्होंने जो है उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था, और हुकूमत सिंध के लिए उन्होंने बात भी की थी। तो उस सिलसिले में हम शुक्रिया अदा करने भी, और दूसरा यही था कि जो है सियासी मौसम है, उसमें मुलाकातें भी होनी चाहिए, तो मुलाकातें भी हो रही हैं, और आइंदा के लाए अमल पर भी बातचीत जो है यकीनन हो रही है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़रा जहांगीर साहब, अब आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब आपके इत्तेहादी आपस में मिलते हैं तो खैर शायद इतना मसला ना हो, लेकिन इत्तेहादी व अपोजिशन की बड़ी जमातों से मिलते हैं और फिर ये भी बात होती है कि जी आगे किस तरह मामलात लेके चलने हैं। तहरीक अदम एतमाद बड़ा ख़तरा है या इत्तेहादियों की मुलाकातें बड़ा ख़तरा है हुकूमत के लिए? अच्छा देखिए, ना तो इत्तेहादियों की मुलाकातें हमारे लिए ख़तरा है और ना ही अपोजिशन की आपस की जमातों की मुलाकातें हमारे लिए ख़तरा है। ये अच्छा एक इक़दाम है, मिलना चाहिए। जैसे अभी कादरी ने कहा है, मेरा भाई है, उसने कहा है कि जी वो ताज़ियत के लिए और इयादत के लिए आए थे, उनका वफ़्द आया था, तो ये उसका शुक्रिया अदा करने गए थे, तो बिल्कुल करना चाहिए। हम मिलते भी हैं, मैं भी मिलता हूँ। मैं हर पीर के दिन जो है वो वहाँ पे रोयल असगर साहब जो है पार्लियामेंट के अंदर खाना करते हैं, मुझे दावत देते हैं, मैं जाता हूँ। पाए बहुत अच्छे बने होते हैं, मैं बड़े शौक से खाने जाता हूँ। अच्छा। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं नून लीग के साथ मेरा कोई, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुलाकातें करनी चाहिए और मुलाकातें से चीज़ें बेहतर होती है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि पार्लियामेंट का वो फोरम है कि जहाँ पर सिकर बैठना है और मसाइल का हल निकालना है। अगर हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सोचने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है, हमारा सियासत का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हैं तो हम पाकिस्तानी। अगर हम आपस में मजबूत होंगे, जमहूरी इक़्तिदार को परवान चढ़ाएंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, अगर उनकी कोई अच्छी बात होगी और मुझ तक आएगी तो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा, और मेरी कोई अच्छी बात होगी तो अगर उस पर वो अमल करे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ने अमल कर लिया तो फिर कैसा होगा? तो सर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा MQM पाकिस्तान यही करेगी ना कि जी आप देखें, MQM पाकिस्तान मेरे दोस्त हैं, मेरी हमारे साथ अलाइंस है उनका, कि उनका एक इशू वो है कि जब भी वो उन्हें हमेशा वो चीज़ सूट करेगी कि जो हुकूमत जिसकी होगी, क्योंकि मेरा और उनका मसाइल एक है। हम ये समझते हैं कि कराची के मसाइल हैं, उनको हल करना है, और वो हल करने के लिए जब तक वफाक और सूबा एक साथ नहीं होगा। अब मुलाकातों का तो ये आलम है कि अभी जरदारी साहब को जब शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया तो एतमाद की फ़ज़ा तो ये थी कि मेज़बान के बुलाने पर मेहमान अपने घर से खाना लेकर गया, उसे एतमाद ही नहीं था। तो जब ये मुलाकातें दिखाने की हद तक तो बहुत अच्छी लगती हैं कि जी मुलाकातें हो रही हैं, ये वाकई मुलाकातें दिखाने की हद तक क्या ये अगर कुछ होगा भी, चलें इस पर ही बात करते हैं। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। अच्छा ठीक है, आप बेफिक्र हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र हैं, हुकूमत कोई फिक्र नहीं। इमरान साहब, क्या वाकई हुकूमत को बेफिक्र रहना चाहिए? नहीं सर, मुझे क्या फिक्र है, मेरा काम तो सिर्फ सवाल करना है। इमरान साहब, हुकूमत को वाकई बेफिक्र रहना चाहिए? ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के बस की बात नहीं है, या फिर ये वैसे दिखाने के लिए मुलाकातें हो रही हैं? अगर तो हुकूमत वाकई बेफिक्र होती ना, तो आफ्ताब भाई अभी खुल के बात करते, MQM के बारे में बात करते हुए उन्हें अल्फाज सोच के ना अदा करना पड़ते। देखिए दो चीजें हैं, एक नहीं मैंने बड़े खुल के बात की है इमरान भाई, मैंने बड़े खुल के बात की है। सर गुजारिश है, सुन भी लेना, हमने तहम्मुल से आपकी बात सुनी, अब आप भी सुनिए प्लीज। गुजारिश ये है कि MQM की सियासत का एक वतीरा रहा है हमेशा से, क्योंकि वो इत्तेहादी जमात के तौर पे काम करते हैं, तो वो फिर उसी तरह से डील करते हैं जैसे एक प्रेशर ग्रुप डील करता है। जब वो ये देखते हैं कि अब
हुकूमत जाने वाली है, अब वक्त पूरा होने वाला है, तो वो एकदम से हमेशा हुकूमत से निकल जाते हैं ताकि वो बाहर उन पे ना आए और वो कह सके अवाम के पास कि जनाब हमने तो, हमारे साथ तो अपने साथ धोखा हो गया, हमारे वादे ही पूरे नहीं हुए, इसलिए हमने हुकूमत छोड़ दी, हम तो खुद इधर हैं। तो ये MQM का अपना तर्ज सियासत है। अब आ जाते हैं ये कि हुकूमत का क्या मामला है। देखें, एकदम से हुकूमत के लिए परेशानी की बात यह है कि एकदम से MQM सिर्फ तज़ियत करने नहीं, वहाँ शुक्रिया अदा करने नहीं गई। चले उनके साथ तो शुक्रिया भी अदा करना होगा, दूसरे लोगों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, सिर्फ उनके साथ हुआ। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है दबाव बढ़ाने के लिए, अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए। MQM का एक अपना मसला समझे। MQM के इतने धड़े हो चुके हैं, इतने ग्रुपिंग हो चुकी है कि उन्हें अब ये लगता है कि अगर वो मुत्तहिद ना हुए तो शायद 14 सीटें जो PTI ले गई थी उनकी सीटें कम हुई थी, तो अगले इलेक्शन में कहीं इतनी भी सीटें मजीद। चले ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, मैं पूछ लेती हूँ उसामा कादरी साहब, क्या वाकई यही तर्ज सियासत है MQM पाकिस्तान का, और हालात देख के आप लोग पार्टी चेंज कर सकते हैं? पहले मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने जो बात कही है कि MQM का तर्ज सियासत जो है वो यकीनन हमेशा से MQM इत्तेहादी जमात रही है, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जितनी मरतबा भी अपने कांधों पर बिठाकर MQM ने जो है पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार की मसनत पर बिठाया, तो उसने उसके साथ जो उसके अगेंस्ट जो रवैया इख्तियार किया, मैं समझता हूँ वो जो है इंतहाई शर्मनाक है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मुलाकातों के सिलसिले जो है वो अगर और दीगर जमातों से भी हो रहे हैं, तो चौधरी शुजाअत हुसैन साहब, उनको हमेशा MQM ने अपने बड़ों की तरह लिया है, और उनकी तबीयत खराब थी, उनके साथ इयादत पर भी गई, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें कोई बुराई नहीं। और जहाँ तक ये ताल्लुक है हमारा कि MQM का सियासत से बाहर आना और जाना, तो मैं समझता हूँ किसने ये शोशा छोड़ दिया कि MQM जो है PTI का साथ छोड़कर जो है वो अपोजिशन के साथ जो है आदम एतमाद या दीगर उसमें आ रही है साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये दीवानों की बातें हो सकती हैं। चले, दीवाने का ख्वाब है। आप वहाँ एक जगह तो आप अयादत करने गए थे और एक जगह आप शुक्रिया अदा करने गए थे, आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया पॉइंट। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज मुझे बात करनी थी नए सूबों के क़याम की, जिसका मुतालबा हमेशा किया जाता रहा कई जगहों से। और नाज़रीन, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र नए सूबे और नए अजला बनाए जा रहे हैं, ताकि कौमी वसाइल को मुनसिफाना तौर पर तकसीम करके मुआशरती और तहजीबी हम आहंगी पैदा की जा सके। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उस वक्त उसके सिर्फ 8 सूबे थे और आबादी थी 40 करोड़ के करीब। लेकिन अब भारत में 36 सूबे बन चुके हैं और आबादी है 1 अरब 30 करोड़। भारत में आज़ादी के बाद से जितने भी सूबे बने उनकी तश्कील लसानी बुनियादों पर नहीं, बल्कि खालिसतन इंतज़ामी और मुआशी बुनियादों पर की गई थी। यही वजह है कि जब भारत में नए सूबे बने तो आबादी किसी भी तबके की जानिब से मज़ाहिमत नहीं की गई और ना ही कोई फसाद बर्पा हुआ। हमारे एक और पड़ोसी मुल्क है अफगानिस्तान, वहाँ पर ही बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र माजी में कई मजीद सूबे बनाए गए, जिसकी वजह से वहाँ गुर्बत और अफलास का गिराफ नीचे आया। इसी किस्म का एक तजुर्बा बांग्लादेश में भी किया जा चुका है नाजरीन, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान में कई दिहाइयों से नए सूबों के क़याम का मुतालबा किया जा रहा है, मगर इस पर संजीदगी से कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने अदवार में जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाने के लिए न सिर्फ दावे किए थे, बल्कि पंजाब असम्बली से एक करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाई गई थी। लेकिन ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा इस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। पाकिस्तान दुनिया का 5वां कसीर आबादी वाला मुल्क है। सिर्फ पंजाब की आबादी 11 करोड़ है। ज़रा सोचिए, अगर पंजाब एक मुल्क होता तो आबादी के तनासुब से दुनिया में 12वें नंबर पर होता। यह कराची, जो कि 2017 की मुतनाज़ मरदमशुमारी के बाद तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख आबादी के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है। अगर इस शहर की आबादी की दुरुस्त गिनती की जाए तो 2.5 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले चीन के शहर शंघाई से भी ये बाजी ले जाएगा। पाकिस्तान के आइन में एक नया सूबा बनाना पड़ोसी मुल्क भारत की निस्बत मुश्किल ज़रूर है, जहाँ कम अज़ कम कागज़ पर इस अमर के लिए मरकज़ के मेंबरान की एक आम अक्सरियत और ज़ेर समाज सूबे की हिमायत काफ़ी है। जबकि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 239(4) की रूह से मुल्क में नया सूबा कायम करने के लिए एक आइनी तरमीम ज़रूरी है, जिसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। बल्कि सदर मुमलिकत के सामने बिल पेश होने से पहले जो सूबा अलहदगी के लिए ज़ेर बहस है, उसकी सूबाई असम्बली से भी
2/3 अक्सरियत से नए सूबे पर एक बिल पास करवाना ज़रूरी है। और ये बात समझने वाली है कि बिलखुसूस 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इंतजामी और माली खुद मुख्तारी मिलने के बाद से कोई सूबा नहीं चाहता कि उसके सूबे के लिए वफाक से आने वाले बजट में किसी भी वजह से कोई कमी आए। और जनूबी पंजाब सूबे का क़याम तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था, मगर अब ये ऐसा लगता है कि हुकूमत ये करना नहीं चाहती। गो के 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, लेकिन कई मामलात ऐसे हैं जैसे मिनी बजट हो या भी कोई हुकूमती कानून साजी, वो आराम से हुकूमत करवा लेती है। तो इस पर क्यों नहीं, इस पर हम एक बात करेंगे, ज़रूर इस पर बहस भी करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और नाज़रीन, इस तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए अरशद वोरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं PSP से, और आपका भी बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब आपके वक्त का। जब कहीं इंतज़ामी मामलात के लिए जो लोग हैं उनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है, एहतजाज करना पड़ता है, जब उनके मामलात हल नहीं होते, मसाइल हल नहीं होते, तो फिर सूबे की आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। इमरान साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, जनूबी पंजाब सूबा जिसकी बड़ी आवाज़ उठी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको मंशूर में शामिल भी किया, अभी तक कुछ हो नहीं सका है। इस पर क्या वजूहात होती हैं? क्या हुकूमतें अमल करना नहीं चाहती या फिर वाकई मुश्किल होता है अमल करना इस पर? सबसे पहली बात तो ये सुमैया कि हुकूमतें अमल नहीं करना चाहती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनको ये लगता है कि अगर हमने सूबे अलग बना दिए तो शायद हमारी सुपरमेसी उस तरह से ना रहेगी, हम शायद उस तरह से वहाँ पे इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे और शायद हमारे कंट्रोल से वो निकल जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ अलविया ये है कि सियासी जमातें जब इस तरह के इंतज़ामी फैसले करती हैं तो वो आवाम के मफाद से ज़्यादा अपना मफाद जो है उसको पेश नज़र रखती हैं। अगर आवाम के मफाद में देखा जाए तो आपने आज बड़ा खूबसूरत अपना इंट्रो पेश किया है। आपके उस इंट्रो के मुताबिक आप खुद देख लें कि आप तो कहती है ना 2.5 करोड़, मेरे अगर मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि अगर कराची की सही मर्दमशुमारी हो तो कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब होगी। इसी तरह अगर लाहौर की सही मर्दमशुमारी हो तो लाहौर की आबादी इस वक्त कम से कम 2.25 करोड़ के करीब है। ये ऐसे शहर हैं जो दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो पूरा मुल्क इतनी आबादी का हामिल नहीं है। सही कह रहे हैं। देखिए, आपने अगर तो वाकई अवाम के इश्यूज हल करने हैं तो आपको उनके मसाइल हल करने के लिए मुकामी सतह पे ये चीजें करना पड़ेंगी। अगर आप 4 की बजाय 10 सूबे भी बना गए तो अवाम के मसले हल हो जाएंगे, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इनको शायद ये डर रहता है, इसी डर की बिना पर कि ज़ाहिर जब आपको माली मामलात ज़ाहिर तकसीम करने पड़ेंगे तो फिर वोट कैसे लेंगी हुकूमतें, ये बड़ा सवाल है आम। अच्छा वोरा साहब, मैं चाहूँगी आप भी ज़रा इस पर अपना मौक़िफ़ दें कि क्या वजूहात होती हैं, क्या यही वजूहात होती हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए कतराती हुकूमतें, और क्या आपके ख्याल में और नए सूबे बनने चाहिए? देखें, ये तो एक इंतज़ामी मामला है और ज़ाहिर है जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में पॉपुलेशन के हिसाब से होता है सूबों का, लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से सूबों से ज़्यादा जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये है कि अवाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अवाम को जो चीज़ें एड्रेस करनी है, अवाम के इश्यूज जब तक देखें 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो है, लोकल बॉडीज जिसको आप कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार नहीं करेंगे, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को बाइख्तियार नहीं करेंगे, तब तक आवाम के मसले हल नहीं होंगे। ये जियोग्राफिकल चेंजेस जो है, इट डज नॉट मीन कि इससे आवाम के मसले हल हो जाएंगे। आवाम के मसले हल करने के लिए आपको इख्तियार को निचली सतह तक देना होगा। आप कह रहे हैं कि मुस्तहकम बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए, मुस्तहकम बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए, और बिलखुसूस जो उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसको आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कहते हैं, उसका डिविजिबल पूल होना चाहिए और वो पैसा जो है नीचे तक ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट आना चाहिए। अदरवाइज तो फिर आप चाहे सूबे बना लें, चाहे कुछ भी कर लें, ये सोल्यूशन नहीं है। आवाम के इश्यूज को एड्रेस करना सोल्यूशन है, और आवाम के इश्यूज आपको जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पानी की है, बिजली की है, गैस की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, सीवरेज सिस्टम की है, वो जरूरतें पूरी हों, चाहे वो इस तरीके से ही हो, लेकिन होना जरूरी है। पॉइंट टेकन।
अच्छा, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि ये आप हुकूमत के मंशूर में शामिल था तहरीक इंसाफ के कि नया सूबा बनाना है, और ये ख़ास तौर पर अगर हम जनूबी पंजाब सूबे की बात करें, अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। आपके ख्याल में वाकई नया सूबा बनना ही मसाइल का हल है? अच्छा देखिए समझिए, ये तो हर पार्टी का जब भी इलेक्शन करीब आता है तो वो कोई ना कोई ऐसा नारा ज़रूर लेकर आते हैं कि जो अट्रैक्ट करे। अच्छा। लेकिन जो अभी आपने इंट्रो दिया, मैं कहता हूँ वो इतना ज़बरदस्त है। मैं अभी ये सोच रहा था कि मैं रिपीट में आपका प्रोग्राम देख के उसको पूरा पेपर पे उतारूँ। देखिए बात ये है कि हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं। अगर हमने आपस में एक मजबूती के साथ एक फेडरेशन के तौर पर रहना है तो फिर हमें जो है छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे, ताकि वहाँ पर जब तक ये इंतज़ामी यूनिट्स नहीं होंगे हम तरक्की भी नहीं कर सकते, अपने इलाकों की जो मामलात हैं उनको सही तरीके से हल नहीं कर सकते। उससे कि दुनिया के अंदर होता है कि स्कूल जो होता है वो मुकामी हुकूमत के ताबे होता है, पुलिस मुकामी हुकूमत के ताबे होती है, इसी तरह के हेल्थ का निज़ाम है, इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वो उस इलाके पे खर्च किया जाता है। हमें सूबे के बजाय अगर हम इंतजामी यूनिट्स बनाएं और अपने जो बल्दियाती मकामी हुकूमतें उनको मुस्तहकम करें तो मामला ठीक हो सकता है। वक्त की कमी है। पॉइंट टेकन। उसामा कादरी साहब, नया सूबा या मुस्तहकम बल्दियाती हुकूमत? देखिए इसमें मेरा ख्याल है अरसा दराज से पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उसमें नए सूबों के क़याम की आवाज़ें उठती रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामी यूनिट कहें, उसको इख्तियारात कहें या उसको सूबे का नाम दें, तो वो जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। देखिए अगर इख्तियारात देना होते, अगर सूबाई हुकूमत होने, तो आज जनूबी पंजाब की सूरत हाल ऐसी ना होती कि जो अपर पंजाब की है। अगर इसी तरह हम सूबा सिंध में देखें कि सूबा सिंध में जो सिंध के शहरी इलाकों की सूरत हाल है वो वडेरा शाही ने जाहिरी नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज जो है कराची शहर जो है जो इस मुल्क का सब बोझ बर्दाश्त करता है, वो आज अपना बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जनूबी पंजाब के सूबे की आवाज आ रही है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। इस पर जो है तमाम पार्टियों को अपनी सियासत से बालातर होकर आपस में बैठना चाहिए। इसी तरह हज़ारा सूबा, उसकी भी आवाजें आ रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर ये छोटे इंतजामी यूनिट बना दिए जाएंगे तो उससे मुल्क के इस्तेहकाम को फायदा होगा और मुल्क की मईशत की मजबूत होगी। ठीक है, मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। पॉइंट टेकन। वोरा साहब, जब नए सूबे की कहीं से भी आवाज उठती है तो उस पर लसानियत का इल्जाम क्यों आयद किया जाता है? क्या वाकई जो वफाकी हुकूमत होती हैं, सूबाई हुकूमतें होती हैं, वो जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करना चाहती हैं और इख्तियारात को नहीं करना चाहती हैं लोगों तक? देखिए अभी आपके सामने अभी रिसेंटली हमने जो धरना दिया था उसमें हमने ये तमाम डिमांड रखी थी जिसको कि एक एग्रीमेंट की शक्ल दी गई है, और वो इंशाअल्लाह ताला जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट ये है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, कि 11 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में वो बहुत सारे ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि हमारी डिमांड में थे, और वो लोकल प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे भी एग्री हुए हैं, डिविजिबल पूल पर भी एग्री हुए हैं, और ये वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि अगर इम्प्लीमेंट होगी तो मैं ये समझता हूँ कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक बआसानी मुंतकिल हो सकेंगे। तो हमने जो धरना दिया था वो आपके सामने, और उसमें जो कुछ भी एग्रीमेंट था वो सब पब्लिक हुआ है, तो हमें काफी उम्मीद है, और यही हल है, चाहे वो सिंध का हो। देखें सिंध में कराची का अगर बुरा हाल है तो कश्मीर का भी बुरा हाल है, अगर हैदराबाद का बुरा हाल है तो लाड़काना का भी बुरा हाल है। इसी तरीके से हम अगर पूरे पाकिस्तान को लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान में अभी तक जो है यूनिटी ऑफ कमांड की बात नहीं आ रही। पूरे पाकिस्तान में अभी तक बल्दियाती सिस्टम जो है वो 4 सूबे हैं, तो 4 मुख्तलिफ सिंध पर उसकी डायरेक्शंस हैं। तो ये अगर इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल होगा, और मैं समझता हूँ फिर पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो जो आवाज पाक सरजमीन ने, मुस्तफा कमाल ने, चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने जो आवाज उठाई है, फिर पूरे पाकिस्तान से ये आवाज उठेगी, और यही एक आखिरी हल है। ठीक है, यही एक आखिरी हल है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे अरशद वोरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ आफ्ताब साहब MKM पाकिस्तान से, उसामा कादरी साहब और इमरान याकूब साहब। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। और तकरीबन तमाम लोगों का ये मानना है कि एक मुस्तहकम बल्दियाती हुकूमत ही इन तमाम मसाइल का हल है, जो कि बुनियादी मसाइल हैं
किसी के भी, चाहे वो आपके हों चाहे वो मेरे हों, उन मसाइल को हल करना चाहिए। और हुकूमतों को, खास वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमतें हों, इख्तियारात को निश्चित सतह पर मुंतकिल किया जाएगा तो ही मसाइल हल होंगे। अगर मेरे और आपके गली मोहल्ले के मसाइल हल होने हैं तो बल्दियाती हुकूमतों को मुस्तहकम करना ही इसका हल है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।